Hello aspirants, myself Parul and I welcome you all to the online platform of Jogta Academy. Dear aspirants, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPRC के द्वारा 25 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में जो JBT कमीशन का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो CDP के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन था एन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर फेसेस अ डायलेमा, कि एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है उनको एक डायलेमा या दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लिमिटेड फंड्स मींस नॉट ऑल स्कूल्स कैन रिसीव न्यू टेक्स्ट बुक्स। उनके पास लिमिटेड फंड्स हैं जिस वजह से सारे स्कूलों में टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है। कंसीडरिंग ह्यूमन राइट्स विच एलोकेशन स्ट्रेटेजी बेस्ट अलाइंस विद इक्विटी, बोल रहे हैं कि क्योंकि लिमिटेड फंड्स के कारण वो हर एक स्कूल में बुक्स को नहीं दे पाएंगे तो उन्हें कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। इक्विटी के प्रिंसिपल को अगर हम लगाएं तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इक्विटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, दो चीजें होती हैं, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, जबकि इक्विटी का मतलब होता है समता। आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी के हिसाब से करेंगे तो हम जो नीड्स हैं उनको कंसीडर करेंगे, नीड्स आर कंसीडर्ड, जबकि इक्वालिटी में नीड्स को कंसीडर नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि इक्वालिटी का प्रिंसिपल जब हम फॉलो करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि किसी को चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं, हम इक्वली सबको रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जबकि इक्विटी में क्या होता है, जिसे जितनी ज़रूरत है उसे उतने ही रिसोर्सेज दिए जाते हैं। ठीक है, जब हम इक्विटी के हिसाब से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस स्कूल को बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत है उनको हम प्रायोरिटी लिस्ट में रखकर पहले बुक्स को देंगे, और जब हम इक्वालिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो भले ही किसी स्कूल को बुक्स की जरूरत है या नहीं है, हम उनको इक्वली क्या करेंगे, बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिंग टेक्स्ट बुक्स इक्वली अमंग ऑल स्कूल्स, कि क्या हम जब इक्विटी का प्रिंसिपल लगाएंगे तो क्या हम सारे स्कूल्स में इक्वली बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात तो गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का प्रिंसिपल लग रहा है, इक्विटी का प्रिंसिपल नहीं लग रहा। नेक्स्ट है रिवॉर्डिंग हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स विद मोर रिसोर्सेज, कि क्या आप ऐसा करोगे कि जिन स्कूल्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा है उनको ज़्यादा रिसोर्सेज दोगे। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो स्कूल्स लो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस लो इस वजह से है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। अब आपने हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स को अगर ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिए तो जो स्कूल्स लो परफॉर्म कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और लो चली जाएगी। तो ये वाली ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजिंग स्कूल्स इन ग्रेटेस्ट नीड बेस्ड ऑन रिसोर्स गैप्स, कि क्या आप जिन स्कूलों में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का गैप है, रिसोर्सेज कम है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो यही तो इक्विटी का प्रिंसिपल होता है। इक्विटी में कहा जाता है कि जिसे जितनी ज्यादा जरूरत है उसे उतनी प्रायोरिटी में रखकर रिसोर्सेज को दिया जाए। तो ये ऑप्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है एलोकेटिंग टेक्स्ट बुक्स रैंडमली अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, कि क्या आप रैंडमली भले ही किसी जरूरत है या नहीं है अपनी मर्जी से किसी डिस्ट्रिक्ट में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और किसी में नहीं करोगे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगी। तो अगर हम इक्विटी को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें लिमिटेड फंड्स वाली, तो हम क्या करेंगे कि जिन स्कूल्स में रिसोर्सेज का गैप है या रिसोर्सेज कम है उन स्कूल्स में बुक्स को जल्दी प्रोवाइड करेंगे या पहले प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है अ यूनिवर्सिटी एम्स टू इक्विप इट्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स विद द स्किल्स नेसेसरी टू सॉल्व नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। बोलते हैं कि एक यूनिवर्सिटी चाहती है कि जो उसके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको वो ऐसी स्किल्स सिखा दे जिससे बच्चे जो नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाए। नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर या नॉर्मली हमें फेस नहीं करनी पड़ती। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो एकदम से एक नई प्रॉब्लम जो एकदम उत्पन्न हो जाती है किसी काम को करते टाइम, उसे क्या कहा जाता है, नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, विच टीचिंग अप्रोच शुड इट प्रायोरिटाइज। तो बच्चों में ऐसी स्किल्स लाने के लिए कि वो नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाए, यूनिवर्सिटी को कौन सी टीचिंग अप्रोच अपनानी चाहिए। पहली ऑप्शन है अडॉप्टिंग
एक्सप्लोरेटरी, इंफॉर्मेटिव, रिप्रोड्यूसेबल एंड रिसर्च बेस्ड मेथड्स, कि क्या यूनिवर्सिटी को ऐसे मेथड्स अपनाने चाहिए जहां पर बच्चे खुद से एक्सप्लोर करके, इंफॉर्मेशन को गैदर करके, उसे रिप्रोड्यूस करके और रिसर्च करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये ऑप्शन थोड़ी ठीक लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिलाइंग प्राइमरली ऑन स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स टू कन्वे एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स, कि क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ जो उसने एक लेक्चर्स स्ट्रक्चर किए हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करेगी। ठीक है, तो सिर्फ अगर आप स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स के हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाएंगे तो अगर कोई नई प्रॉब्लम आ गई या जैसे कि इन्होंने कहा है नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आ गई तो बच्चा उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने सिर्फ स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स को ही पढ़ा है। ठीक है, जो चीजें आपने एक सेट बनाया था कि मैंने ये चीजें पढ़ानी है, उसने वही चीजें पढ़ी हैं, उसने टेक्स्ट बुक्स के या लेक्चर्स के बियॉन्ड जाकर कोई पढ़ाई नहीं की है, तो वो ऐसी नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग प्रैक्टिकल एंगेजमेंट, कि क्या आप बच्चों का जो प्रैक्टिकल काम करने में एंगेजमेंट है उसको मिनिमाइज कर दोगे, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। टू एम्फेसाइज कवरिंग द थ्योरेटिकल सिलेबस, कि आप बच्चों से कम प्रैक्टिकल काम करवाओगे ताकि जल्दी से आप जो थ्योरेटिकल सिलेबस है उसको पूरा कर पाओ। ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि बच्चों से हमें प्रैक्टिकल्स क्या करवाने होंगे? ज्यादा से ज्यादा करवाने होंगे, मतलब बच्चों की प्रैक्टिकल एंगेजमेंट हमें ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए। ठीक है, प्रमोटिंग टीचिंग अप्रोचेस दैट रिक्वायर मिनिमल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, आप ऐसी टीचिंग अप्रोचेस को प्रमोट करोगे जिनमें बच्चों की पार्टिसिपेशन मिनिमम होती है। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की पार्टिसिपेशन टीचर को हमेशा मैक्सिमम रखनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे एक्टिविटीज में या फिर लर्निंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? एडॉप्टिंग एक्सप्लोरेटरी, इंफॉर्मेटिव, रिप्रोड्यूसेबल एंड रिसर्च बेस्ड मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 3 था which scenario best illustrates the role of language as means of both communication and thinking in classroom, कि इनमें से कौन से सिनेरियो में हम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए भी और साथ ही थिंकिंग के लिए भी। चलो देखते हैं। अ स्टूडेंट राइट्स वोकैबुलरी वर्ड्स ऑन द बोर्ड फॉर अदर्स टू सी, कि जब एक बच्चा ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ शब्दों को लिखता है ताकि और बच्चे उन शब्दों को पढ़ पाए, तो क्या यहाँ पर कम्युनिकेशन और थिंकिंग यूज हो रही है? नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो ऐसे होती है ना, टू वे कम्युनिकेशन होगा। वो सिर्फ वर्ड्स को बोर्ड के ऊपर लिख रहा है और लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं, है ना। तो ना यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है और ना ही थिंकिंग हो रही है यूजिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट एक्सप्लेन्स एंड मेंटली सॉल्व्स अ प्रॉब्लम इन इंग्लिश, कि जब बच्चा किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेगा और मेंटली सॉल्व करेगा इंग्लिश में। तो देखो, जब वो एक्सप्लेन करेगा, है ना, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। तो ये कम्युनिकेशन यहाँ यूज हो गया। और जब वो मेंटली सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को तो उस टाइम वो थिंक करेगा, है ना। तो ये इसका सही लग रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट ड्रॉ अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट विदाउट यूजिंग वर्ड्स, कि बच्चा एक डायग्राम ड्रॉ करेगा बिना वर्ड्स को यूज किए हुए। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट साइलेंटली ऑब्जर्व अ डेमोन्स्ट्रेशन विदाउट कमेंट, कि बच्चा बिना कमेंट किए हुए सिर्फ साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब वो ऑब्जर्व करेगा साइलेंटली तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। So the correct option is a student explains and mentally solves a problem in English, कि बच्चा जब किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेगा और अपने मन में सॉल्व करेगा तो वो कम्युनिकेट भी करेगा और साथ ही थिंक भी करेगा किसी लैंग्वेज को यूज करके। नेक्स्ट है अ स्कूल नर्स ऑब्जर्व्स दैट चिल्ड्रन फ्रॉम अ नियर बाय इनफॉर्मल सेटलमेंट फ्रिक्वेंटली मिस क्लासेस ड्यू टू रिपीटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस, कि एक स्कूल की नर्स है जो ऑब्जर्व करती है कि उसके जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल में बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो उनके पेट में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता रहता है।
द स्कूल हैज क्लीन वाटर, स्कूल का पानी तो साफ है, एंड एडिक्वेट सैनिटेशन, और स्कूल में साफ सफाई भी अच्छी है, बट मैनी चिल्ड्रन शेयर क्राउडेड होम्स विद लिमिटेड एक्सेस टू हाइजीनिक टॉयलेट्स। पर बात क्या है कि बच्चे ऐसे घरों में रहते हैं जहां पर हाइजीनिक टॉयलेट्स नहीं है और घर बहुत क्राउडेड प्लेसेस में है, ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में है। Which intervention is most likely to address root cause of students' health issue? तो जो नर्स है उसको क्या करना चाहिए ताकि जो उसका रूट कॉज है बच्चों की हेल्थ के इश्यू का, उसको वो एड्रेस कर पाए। एक नर्स है जो देखती है कि स्कूल में बच्चे ज्यादातर एब्सेंट रहते हैं पेट के इन्फेक्शन के कारण। स्कूल का पानी भी साफ है और स्कूल में साफ सफाई भी अच्छी है, बट इसका मेन कारण क्या है कि बच्चों के जो घर हैं वो ऐसे इलाके में हैं जहां बहुत भीड़ भाड़ है, घर बहुत इकट्ठे हैं और वहां पर साफ सफाई भी अच्छे से नहीं है। तो नर्स को क्या करना चाहिए ताकि वो रूट कॉज को एड्रेस कर पाए? पहला है स्ट्रेंथनिंग हाइजीन फैसिलिटीज एंड क्लीनिनेस प्रैक्टिसेस विद इन द स्कूल एनवायरनमेंट, कि क्या उसको जो स्कूल के अंदर हाइजीन और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो रूट कॉज नहीं है ना। रूट कॉज क्या है कि जहां पर उनके घर हैं वो इलाके गंदे हैं, ठीक है, घर के आसपास सफाई नहीं है, तो स्कूल में सफाई करके तो कुछ नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी बेस्ड सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, कि क्या उसको बड़े स्तर पर कम्युनिटी बेस्ड सैनिटेशन, ठीक है, सफाई अभियान और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को मतलब इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये ऑप्शन थोड़ी ठीक लग रही है क्योंकि जो रूट कॉज है हमारा उसको ये डील कर रही है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटीज टू इम्प्रूव ओवरऑल इम्यूनिटी, कि क्या वो बच्चों की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एजुकेशन और वेलनेस एक्टिविटीज को ज्यादा करवाएगी। तो इससे क्या होगा, रूट कॉज तो एड्रेस नहीं होगा ना, जो मूल कारण है, मूल कारण को एड्रेस करने के लिए कहा गया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इससे आप एक अलग लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसका रूट कॉज सॉल्व नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है कंडक्टिंग रेगुलर स्कूल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस सेशंस ऑन हाइजीन, कि क्या आप स्कूल में रेगुलर हेल्थ एजुकेशन और हाइजीन के ऊपर लेसन्स को या अवेयरनेस सेशंस को डिलीवर करोगे। तो ये भी मतलब रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम है उसका एक पार्शियल सॉल्यूशन है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इन दोनों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर सही ऑप्शन क्या दी गई है आंसर की में, ये कि जो नर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी बेस्ड सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करेगी, जिससे कि जो रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का वो क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज हेल्प्स अ टीचर अंडरस्टैंड चाइल्ड्स लर्निंग साइकोलॉजी, कि टीचर के पास इनमें से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो बच्चे की लर्निंग साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सकता है। बच्चे की लर्निंग साइकोलॉजी को समझने के लिए एक टीचर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, एम्पैथी, पंक्चुअलिटी, स्ट्रिक्टनेस या फिर अथॉरिटी। तो देखो, किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप उसके साथ स्ट्रिक्ट रहोगे तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगी ना, कि स्ट्रिक्ट रह के थोड़े ना आप बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और अथॉरिटी का मतलब पावर, उसको पावर शो करके भी हम उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। यहाँ है पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का भी बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से कोई रिलेशन नहीं है। अब है एम्पैथी, तो अगर आप सिंपली एलिमिनेट भी करते ऑप्शंस को तो भी आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाना था। इसका करेक्ट आंसर क्या है, एम्पैथी। डियर स्टूडेंट्स, दो चीजें होती है, एक होता है एम्पैथी और एक होता है सिंपैथी, ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है टू फील विद द पर्सन और सिंपैथी का मतलब होता है टू फील फॉर द पर्सन। जो एम्पैथी होती है इसमें इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है, और जो सिंपैथी होती है इट इज डिस्टेंट वन। इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी के साथ एम्पैथी शो करोगे,
ठीक है। तो आप उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाओगे और उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। जब आप दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हो, ठीक है, और फील करते हो कि उस इंसान को क्या फील हो रहा होगा, ठीक है, उसके साथ उसका दुख महसूस करते हो, टू फील विद द पर्सन, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ मतलब उस व्यक्ति की सिचुएशन में खुद को रखकर उसका दुख हम महसूस कर रहे हैं, उसको कहा जाता है एम्पैथी। और सिंपैथी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इंसान दुखी है तो आपको उसके लिए बुरा लग रहा है, टू फील फॉर द पर्सन, कि किसी के लिए आपको जब बुरा लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपैथी बोलेंगे। लाइक इसमें आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे, उसके साथ कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं करोगे। जबकि एम्पैथी एक ज्यादा डीपर लेवल में हम बोल सकते हैं चीजों को समझना, कि एम्पैथी में क्या होता है, आप उसके साथ उसका दुख महसूस करते हो और उस व्यक्ति के साथ एक इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो। तो जब आप ऐसे करोगे ना, कि किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे, उसकी सिचुएशन में खुद को रख कर देखोगे, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे हर एक चीज को। एम्पैथी की क्वालिटी जब टीचर में होगी, ठीक है, जब वो बच्चे के दुख को या बच्चे की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम मान के फील करेगा और उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाएगा, तो उस टाइम पर वो बच्चे की जो लर्निंग साइकोलॉजी है उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रिवेंट्स एक्सपल्शन ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बोल रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसके द्वारा आप बच्चों को स्कूल से एक्सपेल नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, जब तक वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरी नहीं कर लेते हैं। तो अगर आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ा है तो उसमें सीधी सीधी एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिटेंशन एंड एक्सपल्शन, कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है, वो रोकता है स्कूल्स को कि वो किसी भी बच्चे को डिटेंशन नहीं करेंगे और उसकी एक्सपल्शन नहीं करेंगे स्कूल से। एक्सपल्शन का मतलब होता है निकालना, ठीक है, कि वो स्कूल से बच्चे को निकालेंगे नहीं, और डिटेंशन का मतलब होता है टू होल्ड बैक, मतलब कि किसी क्लास में बच्चे को होल्ड करके नहीं रखेंगे या फिर किसी क्लास में बच्चे को फेल नहीं करेंगे जब तक कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो प्रोहिबिशन ऑफ डिटेंशन एंड एक्सपल्शन वाला पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि जब तक बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता तब तक हम उसको स्कूल से ना तो एक्सपेल करेंगे और ना ही किसी एक क्लास में उसको होल्ड बैक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फ्लेक्सिबिलिटी कंसीडर्ड अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर लेसन प्लान, कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उस टाइम हमें फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों कहा गया है लेसन प्लानिंग में, कि क्या इससे जो सिलेबस है वो स्पीड से कंप्लीट होता है। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगी, ठीक है, सिलेबस स्पीड से कंप्लीट करने के लिए थोड़े ना हम एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखते हैं। मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन, देखो स्ट्रिक्ट एक नेगेटिव वर्ड है ना, कि क्या हम फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं ताकि हम क्लास में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रख पाए। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, स्ट्रिक्टनेस थोड़े ना टीचर को रखनी होती है। इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, देखो कि हमारी क्लास में डाइवर्स बैकग्राउंड्स के या डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, ठीक है, हमारी क्लास में बच्चे कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे, कुछ स्लो लर्नर होंगे, कुछ बच्चों को कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो अगर हम फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेंगे तो हम उन सभी बच्चों के रिस्पॉन्सेज को क्या कर पाएंगे, इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट मानते हैं लेसन प्लानिंग की। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टीचर को किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज नहीं करना होता, क्योंकि इससे हम जो अपनी एक क्लास में डाइवर्स लर्नर्स हैं उनको साथ लेकर नहीं चल पाते। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। सही ऑप्शन क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, कि हम एक फ्लेक्सिबल अप्रोच इसलिए रखते हैं ताकि हम जो भी बच्चों के डाइवर्स रिस्पॉन्स आते हैं उनको क्या कर पाए, इनकॉर्पोरेट कर पाए अपनी लर्निंग में।
नेक्स्ट है अ साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू डीपली अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स यूनिक बिहेवियरल इश्यूज, कि एक साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहता है एंड असिस्ट द स्टूडेंट इन अडेप्टिंग टू स्कूल लाइफ, और वो बच्चों को स्कूल लाइफ में अडेप्ट करने में भी हेल्प करना चाहता है। Which method should the psychologist use? साइकोलॉजिस्ट को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? एक साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहता है और उनको स्कूल में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करना चाहता है, तो उसे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, लेक्चर मेथड या फिर केस स्टडी मेथड। तो अगर आपको इन मेथड्स के बारे में पता है तो आपको मालूम होगा कि जो केस स्टडी मेथड है उसमें हम किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक पर्सन को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, बैकग्राउंड डाटा है, उसको कलेक्ट करते हैं डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करके। देखो लेक्चर मेथड का यूज करके किसी बच्चे को कैसे डीपली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके भी हम थोड़े ना बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। और सर्वे एक बच्चे का थोड़े ना करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट है in a semi-urban school, a teacher wants students to learn work education by addressing local water scarcity. बोलते हैं कि एक सेमी अर्बन स्कूल मतलब कि अर्ध सरकारी विद्यालय में एक टीचर जो है वो बच्चों को वर्क एजुकेशन इस हिसाब से देना चाहता है कि वो जो आसपास के इलाकों की जो लोकल वाटर की कमी है, ठीक है, आसपास के इलाकों में पानी की जो कमी है उसका भी कुछ सॉल्यूशन कर पाए। Which plan would most effectively combine educational goals with meaningful community engagement? तो कौन सा मोस्ट इफेक्टिव प्लान होगा इनमें से जहां पर वो अपना एजुकेशनल गोल भी पूरा कर रहा है और साथ ही कम्युनिटी को भी एंगेज कर रहा है? मतलब वो बच्चों को वर्क एजुकेशन भी दे रहा है और साथ ही जो कम्युनिटी है उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। तो पहली ऑप्शन है installing and maintaining water filtration system solely within the school premises without consulting the local community, कि बिना लोकल कम्युनिटी को कंसल्ट किए हुए वो स्कूल में क्या कर दे, इंस्टॉल कर दे वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पर उसने कम्युनिटी को तो एंगेज नहीं किया, तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट लेड सर्वेज एंड कम्युनिटी फोरम्स टू डिजाइन वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव, कि वो बच्चों के साथ कुछ सर्वे करेगा और कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ फोरम्स बिठाएगा, लाइक उनकी आपस में चर्चा करवाएगा कि वो कैसे वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो रही है और स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन थोड़ी ठीक लग रही है। नेक्स्ट है coordinating donation of water storage tanks to limited number of households without involving students in planning or problem solving। तो अगर वो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेगा तो वो अपना एजुकेशनल गोल कैसे पूरा करेगा? ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है असाइनिंग स्टूडेंट्स टू रिसर्च एंड राइट डिटेल्ड एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन द एरिया, कि क्या वो बच्चों को असाइन करेगा कुछ रिसर्च और डिटेल्ड एनालिटिकल रिपोर्ट्स लिखने के लिए कि क्या क्या कारण है और क्या क्या इफेक्ट है पानी की कमी के। तो यहाँ पर वो सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि उसको कम्युनिटी को भी एंगेज करना है और साथ ही एजुकेशनल गोल्स को भी पूरा करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि वो बच्चों के साथ कुछ सर्वेस करवाएगा और साथ ही कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कुछ फोरम्स रखवाएगा और वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स निकालेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ऑब्जर्वेशन विद स्कूल एज्ड चिल्ड्रन, कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं या स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं उनको आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन या उनका आत्मनिरीक्षण आप क्यों नहीं करवा सकते? क्या मेजर चैलेंज हमें आता है उनका सेल्फ ऑब्जर्वेशन या आत्मनिरीक्षण करवाने में? पहला है लिमिटेशन ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन, टाइम मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जर्वर बायस या फिर डाटा रिकॉर्डिंग। देखो सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है आत्मनिरीक्षण, कि बच्चा खुद को ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, ठीक है। तो अगर हम स्कूल एज जो बच्चे होते हैं, स्कूल एज क्या मतलब लाइक 5 to जो 12 ईयर्स के बच्चे हो गए, ठीक है, उनको जब हम बोलेंगे अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए, तो वो जो भी चीजें होंगी या जो भी वो लाइक
ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन के लिए उनके पास जो वर्बल एक्सप्रेशन है, ठीक है, सही शब्द ही नहीं होंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, या वो क्या कहना चाहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लिमिटेड वर्बल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाली बातें तो बाद की है, ऑब्जर्वर बायस या डाटा रिकॉर्डिंग में उनको दिक्कत आएगी, टाइम मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स, ये बाद की दिक्कत है। सबसे मेन दिक्कत तो ये है कि वो अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको वर्बली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। What is one way educational management help in evaluating students' achievements? कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो किस तरह से बच्चों की अचीवमेंट्स को इवेलुएट करने में मदद करती है। एजुकेशनल मैनेजमेंट किस तरह से बच्चों की अचीवमेंट्स को इवेलुएट करने में मदद करती है। पहला है बाय इंक्रीजिंग फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कि क्या वो स्कूल के लिए जो पैसे देने हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एलोकेशन है, उसको बढ़ा के स्कूल की इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करती है। तो अगर इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट होगी तो उससे बच्चों की अचीवमेंट्स कैसे इवेलुएट होगी, ये ऑप्शन तो गलत है। हमने देखना है कि बच्चों की अचीवमेंट्स जो हैं उनको इवेलुएट करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती है। नेक्स्ट स्टेप बाय ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल टूर्स एंड को करिकुलर एनरिचमेंट एक्टिविटीज। तो को करिकुलर एनरिचमेंट एक्टिविटीज और एजुकेशनल टूर्स से बच्चों की असेसमेंट हम कैसे कर पाएंगे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय असेसिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट्स, कि बच्चों के टाइम टू टाइम एग्जाम्स लेकर, ठीक है, और उनकी असेसमेंट्स करके हम उनकी अचीवमेंट्स को इवेलुएट कर सकते हैं। ये ऑप्शन थोड़ी ठीक लग रही है ना, इवेलुएशन करनी है तो इवेलुएशन करने के लिए बच्चों के एग्जामिनेशंस लेना और उनकी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना। नेक्स्ट है बाय असाइनिंग टीचर्स एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, कि टीचर्स को ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो है कि स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन लेकर और टाइम टू टाइम असेसमेंट करवा के जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो बच्चों की अचीवमेंट्स को इवेलुएट करने में हेल्प करती है। The chair of science department must allocate limited budget for laboratory upgrades, कि जो साइंस डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं उनको क्या करना है, कुछ बजट एलोकेट करना है, किसके लिए, लेबोरेटरी को अपग्रेड करने के लिए। द चेयर रिसीव रिक्वेस्ट फॉर, उनको रिक्वेस्ट किन किन चीजों के लिए आई है, न्यू माइक्रोस्कोप्स, अपडेटेड सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड डिजिटल डाटा लॉकर्स के लिए। What is the most effective way, कौन सा सबसे इफेक्टिव वे है टू प्रायोरिटाइज द परचेज, कि किस हिसाब से वो परचेज करेंगे चीजों को, ठीक है, किस प्रायोरिटी में वो चीजों को परचेज करेंगे टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एंड सेफ्टी, जिससे कि बच्चों की लर्निंग भी मैक्सिमाइज हो और उनकी सेफ्टी की तरफ भी हम ध्यान दे पाएं। पहला है अप्रूविंग द रिक्वेस्ट इन ऑर्डर दे आर सबमिटेड, कि जिस ऑर्डर में टीचर्स ने चीजों को मंगवाया है आप सीधा उनको वैसे ही अप्रूव कर दोगे विदाउट इवेलुएटिंग, बिना ये चेक किए हुए कि क्या वो चीज पढ़ाने के लिए जरूरी है या वो सेफ्टी के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो अगर आप बिना चेक किए हुए चीजों को मंगवाओगे तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजिंग परचेज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मोस्ट सीनियर टीचर, कि क्या आप जो सबसे सीनियर टीचर ने रिक्वेस्ट की है आइटम्स की उसको सबसे पहले मंगवा दोगे रेदर देन कंसिडरिंग एकेडमिक और सेफ्टी प्रायोरिटीज, और आप एकेडमिक और सेफ्टी प्रायोरिटीज की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। सेफ्टी और एकेडमिक है ना, कि स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए चीजें जरूरी है या नहीं है, यही तो हमने चेक करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है यूजिंग नीड असेसमेंट रूब्रिक्स दैट कंसीडर सेफ्टी, इंस्ट्रक्शनल इंपैक्ट एंड करंट रिसोर्स स्टेटस, कि क्या आप रूब्रिक्स बनाकर देखोगे, चेक करोगे कि क्या वो चीजें सेफ हैं कि नहीं है, क्या वो हमारे पढ़ाई के लिए जरूरी है या नहीं है, और क्या कहीं उसका हमारे पास ऑलरेडी कोई स्टॉक तो नहीं पड़ा है। करंट रिसोर्स स्टेटस का मतलब है कि फिलहाल हमारे पास उस रिसोर्स का स्टेटस क्या है, ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी वो चीज स्टॉक में है या नहीं। आप इन तीनों चीजों को रूब्रिक्स बनाकर असेस करोगे, उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, तो ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है
डिवाइडिंग द बजट इक्वली अमंग ऑल रिक्वेस्टेड आइटम्स रिगार्डलेस ऑफ आइटम्स रेलेवेंस टू करिकुलम गोल्स और अर्जेंसी, कि क्या आप इक्वली बजट डिवाइड कर दोगे भले ही वो चीज करिकुलम के हिसाब से जरूरी है भी या नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत। इक्वली हम क्यों बजट डिवाइड करेंगे, जिस चीज की जरूरत है उसके लिए हम ज्यादा बजट एलोकेट करेंगे और जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए हम बजट नहीं एलोकेट करेंगे। तो बजट को इक्वली एलोकेट करना ये बात भी गलत हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज यूजिंग नीड असेसमेंट रूब्रिक दैट कंसीडर सेफ्टी, इंस्ट्रक्शनल इम्पैक्ट एंड करंट रिसोर्स स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली गारंटी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि भारत का संविधान जो है वो किस चीज को गारंटी करता है एजुकेशन की फील्ड में। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स, यूनिफॉर्म करिकुलम, रिजर्वेशन फॉर ऑल या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स तो गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्म करिकुलम, हम जानते हैं कि करिकुलम हमें यूनिफॉर्म नहीं रखना होता, एक जैसा करिकुलम सबके लिए हम नहीं रखेंगे, सोसाइटी और स्टूडेंट की नीड के हिसाब से हम करिकुलम रखते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर ऑल, सबके लिए थोड़े ना रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन उनको देंगे जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, यही तो बात किसमें कही गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एजुकेशन की फील्ड में सबको क्या प्रोवाइड करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 16, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को मैथ्स पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाला ऑप्शन है ना, ये मैक्सिमम टाइम बिल्कुल सही होता है, क्योंकि आजकल का जो हमारा एजुकेशनल सेटअप है इसमें हमारा मेन फोकस ये है कि बच्चे को हम एजुकेशन इस हिसाब से दें कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। और प्राइमरी स्टेजेस में बच्चों को मैथमेटिक्स भी इसीलिए सिखाया जाता है ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। फोकसिंग ऑन कैलकुलेशंस, हमने सिर्फ कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस थोड़े ना करना है, तो ये ऑप्शन गलत। प्रमोटिंग कंपटीशन, टीचर कभी भी कंपटीशन को प्रमोट नहीं करते हैं, तो ये वाली ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, कि मैथ्स को हम इसलिए थोड़े ना पढ़ाते हैं कि बच्चों में कंपटीशन प्रमोट करें, ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज, मेमोराइजेशन करना क्या है, एक गलत बात। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू करेक्ट स्पेलिंग एरर्स, इनमें से कौन सा मेथड हम स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पहला है सेल्फ करेक्शन मेथड। सेल्फ करेक्शन मेथड ऐसा होता है जिसमें बच्चा अगर कोई गलती करता है तो हम बच्चे को खुद अपनी गलती पकड़ने के लिए और उसमें करेक्शन करने के लिए कहते हैं, मतलब बच्चा खुद ही अपनी गलतियां पकड़ेगा और खुद ही उनको करेक्ट करेगा। तो ये वाला मेथड तो सही है, इसको हम यूज करते हैं स्पेलिंग एरर करेक्शंस के लिए, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नॉलेज ऑफ ग्रामर रूल्स, कि जब बच्चे को ग्रामर रूल्स की नॉलेज होगी तो उसकी स्पेलिंग्स जो है वो ठीक रहेंगी, ये वाला ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है वोकलाइजेशन मेथड। वोकलाइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें इसको वो लोग यूज करते हैं जो सिंगिंग करते हैं, ठीक है, म्यूजिक की फील्ड में होते हैं। इसमें जो अपनी टोन है या वॉइस है उसको, उसकी पिच है उसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसका स्पेलिंग करेक्ट करने से कोई रिलेशन नहीं है, इससे हम अपनी जो टोन हो गई, ठीक है, या फिर जो हमारी पिच है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको किया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसको जो वोकलाइजेशन मेथड है इसका स्पेलिंग करेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है कि अगर बच्चे को पता होगा कि किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे किसी शब्द का उच्चारण किया जाता है, तो वो सही जो स्पेलिंग्स है उनको लिखेगा। तो कौन सा मेथड हम यूज नहीं करते, ये जो वोकलाइजेशन मेथड है इसको हम यूज नहीं करते स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्पीयर्समैन टू फैक्टर थ्योरी।
स्पीयरमैन ने जो इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी दी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जी एंड एस फैक्टर, तो उसके अनुसार जी और एस फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि इंटेलिजेंस 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो 2 फैक्टर कौन है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जिसमें जो जी फैक्टर है ये जनरल होता है, ठीक है, जी फॉर जनरल, और ये हमारे अंदर जो होता है फ्रॉम बर्थ होता है। जबकि जो एस फैक्टर है ये किसी स्पेसिफिक एरिया में हमारी इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करता है, और ये हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ के दौरान। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। बोथ जी एंड एस फैक्टर आर एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट, कि क्या स्पीयरमैन ने कहा था कि जो जी फैक्टर और एस फैक्टर है ये दोनों हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं? नहीं, इसने क्या कहा था कि जो जी फैक्टर है ये तो हमारे अंदर बर्थ से होता है, ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन तो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है जी इज इनबॉर्न एंड जनरल, कि क्या स्पीयरमैन ने कहा था कि जो जी फैक्टर है वो हमारे में बर्थ से होता है, इनबॉर्न है और जनरल है, एंड एस इज एक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक, यही बात सही है। नेक्स्ट है जी एंड एस इंडिकेट लेवल ऑफ टास्क डिफिकल्टी, ऐसा स्पीयरमैन ने कुछ नहीं कहा है। नेक्स्ट है जी अपीयर्स ओनली इन चिल्ड्रन, एस ओनली इन एडल्ट, ये ऑप्शन भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जी फैक्टर है वो हमारे अंदर बर्थ से होता है, और एस फैक्टर को हम अपने लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है why is it important for teachers to understand children's pre-existing ideas about the environment before instruction begins, कि टीचर के लिए ये क्यों जरूरी है कि वो ये जान ले कि बच्चे के दिमाग में पहले से क्या आइडियाज या क्या थॉट्स हैं किसी चीज के प्रति पढ़ाने से पहले। लाइक टीचर को प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो होती है वो क्यों जरूरी है, हमें ये क्यों पता होना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में किसी चीज को लेकर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। इट मीन्स टीचर कैन इग्नोर प्रायर नॉलेज, कि क्या इसका ये मतलब है कि टीचर ने अगर ये जान लिया कि बच्चे को ये चीजें पहले से आती हैं तो उन चीजों को वो इग्नोर कर देगा? नहीं, टीचर कभी भी चीजों को इग्नोर नहीं करता है। नेक्स्ट है इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू मेमोराइज फास्टर, कि क्या इससे टीचर बच्चों को फास्टली मेमोराइज करने के लिए एनकरेज करेगा? नहीं, टीचर कभी भी मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करता। इट अलाउज टीचर फॉर स्किपिंग फाउंडेशनल टॉपिक्स, कि जब टीचर को पता लग जाएगा कि बच्चे को ये चीजें आती हैं तो वो उनको स्किप कर देगा, छोड़ देगा, ये ऑप्शन भी गलत है, टीचर स्किप नहीं करता टॉपिक्स को, है ना। इट हेल्प्स टेलर लेसन्स टू एड्रेस मिसकंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस होता है जो भी बच्चे के दिमाग में गलत अवधारणाएं हैं। लाइक आपने जब बच्चों का नॉलेज टेस्ट किया तो आपको पता चला कि बच्चे के दिमाग में किसी कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ गलत अवधारणाएं हैं, तो आप अपना लेसन इस हिसाब से चेंज कर दोगे कि आप जो भी उसके दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं उसको एड्रेस कर पाओ, उनको ठीक कर पाओ। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है कि जब टीचर को पता होगा कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं तो वो उसकी जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको अच्छे से एड्रेस कर पाएगा। Which classroom practice best support overcoming exclusion due to socio-economic background, कि कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिस को अपनाकर आप जो आपके क्लासरूम में एक्सक्लूजन लाइक भेदभाव होता है सोशल और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर उसको दूर कर सकते हो। पहला है अप्लाइंग यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड टू ऑल लर्नर्स विदाउट एडेप्टेशन, कि क्या आप एक यूनिफॉर्म एक समान टीचिंग मेथड को यूज करोगे सारे लर्नर्स के लिए बिना कुछ एडेप्ट किए हुए। तो जब आपने यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड अप्लाई कर दिया, सबको एक तरीके से पढ़ाया, तो आपकी क्लास में अगर कोई स्लो लर्नर है, ठीक है, किसी को चीजें समझ नहीं आ रही, तो आप उसको कैसे फिर बराबर लेके चलोगे, है ना। या कोई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत फास्टली चीजों को सीखते हैं, तो उनको कैसे बराबर लेके चलोगे। हमें यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म टीचिंग नहीं करनी चाहिए, हमें हर एक बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से, लर्निंग स्पीड के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्टिंग फैमिलीज टू कंपनसेट फॉर लर्निंग गैप्स थ्रू प्राइवेट ट्यूटरिंग, कि जो भी बच्चे की पढ़ाई में लर्निंग गैप्स रह रहे हैं आप
आप इच्छा रखोगे कि जो परिवार वाले हैं वो उसको प्राइवेट ट्यूशंस देके दूर करें। ये ऑप्शन भी गलत है, टीचर प्राइवेट ट्यूशंस को प्रमोट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ऑफरिंग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग रिसोर्सेज, कि क्या आप बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से स्कॉलरशिप्स दोगे और जो आपके लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनको आप फ्लेक्सिबल रखोगे। फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉजिटिव चीज होती है, ठीक है। आप बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से क्या दे रहे हो, स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हो, तो ये दोनों ऑप्शंस क्या लग रही है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों सही हैं, सो ये ऑप्शन ठीक लग रही है। नेक्स्ट है ऑफरिंग रेमेडियल सपोर्ट ओनली टू स्टूडेंट विद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, कि क्या आप सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करोगे जिनके घरों में कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, लाइक जिनको पैसे की दिक्कत है कोई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा वेल टू डू फैमिली से है, अच्छे परिवार से है, पर फिर भी उसको पढ़ाई में दिक्कत है और उसको आपको रेमेडियल सपोर्ट देने की जरूरत है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफरिंग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, कि जिसको स्कॉलरशिप की जरूरत है उसको आप स्कॉलरशिप दोगे और जो लर्निंग रिसोर्सेज है उनको फ्लेक्सिबल रखोगे लर्नर्स के हिसाब से। If a school wants to improve outcomes for students with special educational needs, which leadership approach is most effective? कि अगर एक स्कूल उसमें जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए आउटकम्स को इम्प्रूव करना चाहता है, उनके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसे कौन सी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। पहली ऑप्शन है लीडर्स डेलीगेटिंग ऑल डिसीजंस टू एक्सटर्नल एजेंसीज, कि जो उसकी लीडरशिप है, स्कूल के जो हेड हैं वो सारे डिसीजन बाहर की एजेंसीज को लेने के लिए कहेंगे। तो बाहर की एजेंसीज को थोड़े ना पता होगा कि स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे उनको दूर कर पाएंगे या वो कैसे स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चों की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर पाएंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है लीडर्स वर्किंग विद कलीग्स टू फॉस्टर एन इंक्लूसिव कल्चर, कि जो स्कूल की लीडरशिप है वो वहां के टीचर्स के साथ मिलके काम करेगी ताकि स्कूल में एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बन पाए, ठीक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगी। तो ये ऑप्शन थोड़ी ठीक लग रही है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन को ही तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चों को साथ लेकर चलना और अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको अडेप्ट करना बच्चे की जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है लीडर्स मेंटेनिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस विदाउट चेंज, कि क्या लीडर्स जो ट्रेडिशनल पुराने जमाने से प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उनको ही फॉलो करेंगे बिना किसी चेंज के, नहीं, ये तो रिजिड अप्रोच हो जाएगी। नेक्स्ट है लीडर्स फोकसिंग ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि क्या लीडर्स सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करेंगे, नहीं, हमने बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लीडर्स वर्किंग विद कलीग्स टू फोस्टर इंक्लूसिव कल्चर, कि जो स्कूल की लीडरशिप है वो टीचर्स के साथ मिलके एक इंक्लूसिव कल्चर को प्रमोट करेगी। लास्ट क्वेश्चन है which concept address the influence of authority and cultural background in classroom, इनमें से कौन से फैक्टर में हमें अथॉरिटी और कल्चरल बैकग्राउंड का इन्फ्लुएंस दिखता है। पहला है सोशल रिलेशंस, नेक्स्ट है नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, पावर आइडेंटिटी एंड थिंकिंग, या फिर पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम। देखो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स पावर, है ना, तो यहाँ पर पावर आइडेंटिटी और जो कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है, ये किस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी थिंकिंग को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो अथॉरिटी वर्ड से ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि जो हमारी पावर आइडेंटिटी होती है और हमारी थिंकिंग होती है इन पर किसका इन्फ्लुएंस होता है, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड और अथॉरिटी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पावर आइडेंटिटी एंड थिंकिंग। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। और अगर आप जुगटा अकेडमी के साथ अपनी जेबीटी कमीशन की तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास का PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।